नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। बुधवार का शेयर बाजार किसी फिल्मी कहानी जैसा रहा, जहां सुबह जबरदस्त तेजी, दोपहर में तेज गिरावट और आखिरी घंटों में शानदार रिकवरी देखने को मिली। आखिर में बाजार ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन पूरे दिन निवेशकों को काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सेंसेक्स करीब 50 अंक की बढ़त के साथ 82,276 पर बंद हुआ, लेकिन दिन के हाई 82,958 से करीब 682 पॉइंट नीचे आ गया। वहीं निफ्टी करीब 58 अंक चढ़कर 25,483 पर बंद हुआ, लेकिन दिन के हाई 25,650 के ऊपर से फिसलकर 25,500 के नीचे क्लोज हुआ, यानी तेजी टिक नहीं पाई। बैंकिंग सेक्टर आज कमजोर रहा और निफ्टी बैंक लगभग सपाट बंद हुआ, हल्की गिरावट के साथ 61,043 के आसपास। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे कमजोर शेयर रहा, जिससे बैंकिंग इंडेक्स बाजार को सपोर्ट नहीं दे पाया। दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोश देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स करीब 340 अंक चढ़कर 59,406 पर पहुंच गया और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी बनी रही, जिससे ब्रॉडर मार्केट मजबूत दिखा। आईटी सेक्टर ने 5 दिनों की गिरावट के बाद वापसी की। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज करीब 4% चढ़कर आईटी सेक्टर का हीरो बना और टेक शेयरों ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचाने में मदद की। ऑटो सेक्टर में भी मजबूत खरीदारी दिखी, जिसकी वजह फरवरी के अच्छे वाहन रजिस्ट्रेशन आंकड़े रहे। हीरो मोटोकॉर्प करीब 4% की तेजी के साथ चमका, जिससे ऑटो शेयरों में पॉजिटिव माहौल बना। स्पाइसजेट की कहानी काफी दिलचस्प रही, जहां शेयर दिन में भारी गिरावट के बाद आखिरी घंटों में जोरदार रिकवरी करके दिन के निचले स्तर से करीब 18% ऊपर आ गया। वहीं शेफलर इंडिया मजबूत Q4 नतीजों के बाद करीब 4% चढ़ गया। मिड कैप शेयरों में मैनकाइंड फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, KPIT टेक, M&M फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक टॉप गेनर्स रहे, जबकि IRFC करीब 4% से ज्यादा गिरा, क्योंकि सरकार OFS के जरिए लगभग 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत फिलहाल ग्लोबल बाजारों के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है। टैरिफ, आईटी सेक्टर और जियोपॉलिटिकल टेंशन की बातें हो रही हैं, लेकिन असली चिंता कंपनियों की कमाई को लेकर है। जब तक अर्निंग्स में सुधार नहीं दिखेगा, तब तक बाजार में बड़ी तेजी मुश्किल हो सकती है। निवेशकों के बीच सेंटिमेंट कमजोर है, क्योंकि पिछले 1 साल में इक्विटी और IPO में खास कमाई नहीं हुई। वहीं सोना और चांदी भी ऊपरी स्तरों से नीचे आ चुके हैं। यही वजह है कि निवेशक ज्यादा कैश होल्ड कर रहे हैं और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर अर्निंग्स का डर बना रहा तो बाजार और नीचे जा सकता है। खासकर छोटे और मिड कैप शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और ये दबाव जून तक रह सकता है। टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक निफ्टी में 25,650 के आसपास भारी बिकवाली दिखी है, और अगर 25,300 का स्तर टूटता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में 60,800 का लेवल बहुत अहम है, इसके नीचे जाने पर बड़ी गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। यूएस ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले सोलर सेल्स और पैनल्स पर भारी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने की योजना बनाई है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इन देशों की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिलती है, जिससे अमेरिकन कंपनियों को नुकसान होता है। भारत से सोलर इंपोर्ट्स पर सब्सिडी रेट करीब 125.87% तय किया गया है, जो काफी बड़ा झटका है। इसी खबर के बाद वारी एनर्जीज करीब 11% तक गिर गया, प्रीमियर एनर्जीज करीब 14% तक टूटा और विक्रम सोलर में भी करीब 7% से ज्यादा गिरावट देखी गई। यूएस टैरिफ्स पहले भी ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन को प्रभावित कर चुके हैं, और अब एक और फैसला आने वाला है, जिसमें यह देखा जाएगा कि कंपनियां यूएस में कॉस्ट से नीचे कीमत पर सामान बेच रही थी या नहीं। अगर फैसला और सख्त हुआ तो इंडियन सोलर कंपनियों पर आगे भी दबाव बढ़ सकता है। CRI हाईमार्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रिटेल क्रेडिट मार्केट दिसंबर तिमाही में तेजी से बढ़ा और पोर्टफोलियो साइज करीब 162.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 18.1% की बढ़त है। करीब 69 करोड़ एक्टिव लोन अकाउंट दिखाते हैं कि फॉर्मल क्रेडिट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है। नई लोन डिमांड में भी जबरदस्त उछाल आया और Q3 वित्त वर्ष 26 में क्वार्टरली ओरिजिनेशन 41% बढ़कर 25.3 लाख करोड़ हो गई। अच्छी बात यह है कि तेज ग्रोथ के बावजूद लोन डिफॉल्ट का खतरा घटा और 31 से 180 दिन का रिस्की पोर्टफोलियो 3.6% से घटकर 3.1% रह गया।
सोने की कीमतों में तेजी और जीएसटी बदलाव ने लोन डिमांड को बढ़ाया। गोल्ड लोन ओरिजिनेशंस करीब 90% बढ़ गईं, टू व्हीलर लोन्स 46.7% और ऑटो लोन्स 22.3% बढ़े, जबकि फेस्टिवल सीजन की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। रिपोर्ट में एक बड़ा ट्रेंड प्रीमियमाइजेशन का भी दिखा, यानी लोग बड़े साइज के लोन ज्यादा ले रहे हैं। होम लोन का एवरेज टिकट साइज बढ़कर करीब 32 लाख रुपए हो गया और 75 लाख रुपए से ऊपर के लोन पोर्टफोलियो का वैल्यू का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, जिससे वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम से ज्यादा तेज हो रही है। एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे पर्सनल लोन्स और गोल्ड लोन्स में मजबूत बने हुए हैं, जबकि पीएसयू बैंक सिक्योर्ड लोन्स जैसे होम लोन्स में आगे निकल रहे हैं। साथ ही मेट्रो सिटीज के बाहर टियर 2 और टियर 3 शहरों में पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर लोन्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे देश भर में क्रेडिट पेनिट्रेशन बढ़ने का। कोफॉर्ज लिमिटेड ने यूके की एक कंपनी से करीब $158 मिलियन का बड़ा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जो अप्रैल 2026 से शुरू होगा। कंपनी का कहना है कि इस डील से अगले 5 सालों में धीरे धीरे रेवेन्यू आएगा और इसी क्लाइंट से अतिरिक्त बिजनेस मिलने की भी उम्मीद है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि यूरोप में एआई आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे बड़े साइज की डील्स मिल रही हैं। कोफॉर्ज के एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे फॉर्जेक्स, evolveops.ai, ब्लू स्वान, क्वासा और डेटा कॉस्मोस कंपनी को क्लाइंट्स की नई जरूरतें पूरी करने में मजबूत बनाते हैं। वेदांता लिमिटेड ने करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाने का बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडी जारी करने को मंजूरी दी है, जो एक तरह का कर्ज होता है जिससे कंपनी पैसा उठाती है और बाद में ब्याज के साथ लौटाती है। इससे कंपनी को अपने बिजनेस और कर्ज मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है। वेदांता के लिए अच्छी खबर ये भी है कि बोफा सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड कर दिया है और टारगेट प्राइस 480 रुपए से बढ़ाकर 840 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज को एल्यूमिनियम और सिल्वर की कीमतों में मजबूती, अच्छा डिविडेंड यील्ड और कंपनी के कर्ज कम होने से फायदा दिख रहा है। ब्रोकरेज ने वेदांता के वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक के EBITDA अनुमान भी 16 से 21% तक बढ़ा दिए हैं, यानी उन्हें कंपनी की कमाई में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। अभी ज्यादातर एनालिस्ट इस स्टॉक पर बाय की राय दे रहे हैं और कोई भी सेल की सिफारिश नहीं कर रहा। एंजल वन में बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होने जा रहा है। कंपनी का 1:10 स्टॉक स्प्लिट लागू हो रहा है, यानी एक शेयर 10 शेयरों में बदल जाएगा। अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो स्प्लिट के बाद 1000 शेयर हो जाएंगे, लेकिन कुल निवेश की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एंजल वन ने रिकॉर्ड डेट 26 फरवरी तय की है, यानी जिन निवेशकों के पास शेयर बुधवार तक डीमैट में होंगे वही स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी ने इससे पहले नियमित डिविडेंड दिया है और नवंबर 2020 से अब तक करीब 200 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दे चुकी है। स्टील सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर यानी वित्त वर्ष 2026 का Q4 आमतौर पर स्टील के लिए मजबूत होता है और मांग बढ़ने से कीमतें ऊपर जा सकती हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के अनुसार प्राइवेट स्टील कंपनियां जैसे जिंदल स्टील एंड पावर, JSW स्टील और टाटा स्टील बेहतर पोजीशन में है, जबकि सेल को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक बताया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैपेक्स बढ़ने से रिस्क भी रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी फेरस मेटल यानी स्टील सेक्टर नॉन फेरस मेटल जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम से थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि बेस मेटल में पहले ही अच्छा रैली आ चुका है और वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं। मिड गैप स्टॉक्स को लेकर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CEO का कहना है कि आने वाले सालों में मिड गैप सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। मजबूत अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और सरकार की नीतियां इस सेगमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं। उनके मुताबिक मिड गैप कंपनियों की कमाई अगले 2 साल में करीब 21% सालाना की दर से बढ़ सकती है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है। इसलिए निवेशकों को मीडियम से लॉन्ग टर्म नजरिया रखना चाहिए और म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन भी देखना चाहिए। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड में बड़ा मैनेजमेंट बदलाव हुआ है, जहां मौजूदा MD ने इस्तीफा दे दिया है और 1 अप्रैल 2026 से नया MD और CEO चार्ज संभालेंगे, जो कंपनी की भविष्य की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 733 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, जिसमें रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इससे कंपनी का ऑर्डर बुक और मजबूत हो गया है और डिफेंस सेक्टर में डिमांड बनी हुई है। कंपनी का ऑर्डर बुक पहले ही करीब 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था और हाल ही में इसके रिजल्ट्स भी उम्मीद से बेहतर आए हैं, जिस वजह से ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पर काफी पॉजिटिव हैं और कई टारगेट प्राइस बढ़ाए गए हैं।
नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पानी की सप्लाई सुधारने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है। शहर में अभी लगभग 50% पानी लीकेज में चला जाता है, जिसे घटाकर 15 से 20% करने का लक्ष्य है, ताकि अगले 20 से 30 साल तक पानी की कमी ना हो और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में भी सप्लाई बनी रहे। IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर TCG एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि हालिया घटनाओं से उनके निवेश नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है। फंड मैनेजर का मानना है कि बैंक का बिजनेस स्केल बढ़ रहा है, खर्च कम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के फायदे धीरे धीरे दिख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि PSU बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हुई है और ये कई प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि निवेश स्टॉक बाय स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि हर बैंक की स्थिति अलग होती है। AI को लेकर चर्चा जरूर तेज है और IT स्टॉक्स में करेक्शन भी आया है, लेकिन उन्होंने इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जैसे अपने मुख्य होल्डिंग स्टॉक्स पर भरोसा बनाए रखा है। उनका कहना है कि कंपनियां AI को अपने प्रोडक्ट्स में जोड़ रही हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में बिजनेस मॉडल मजबूत रह सकता है।